के हमारे सभी अधिकारी उनसे जो पुलिस के अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम है और साथ ही साथ जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिसके साथ रोडवेज भी है, जहां बस स्टेशंस भी हैं, उनको सबको साथ लेकर गृह विभाग में बैठक आयोजित की गई, जिससे पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक व्यवस्थित रूप से, स्थायी रूप से बड़े चौराहे पर, बड़े स्थानों पर, बड़े बाजारों में, बड़े ऑफिस में स्थापित इस तरह किया जाए कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को कंटिन्यूअसली जो है लोगों के जहन में डालने के लिए, लोगों को उनके बारे में जागरूक करने की व्यवस्था की जाए। ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि इस व्यवस्था को स्थायी किया जाए और जल्दी कार्य योजना बनाकर इम्प्लीमेंट किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने सब्जियों के दाम को उचित मूल्य का चेक करने के लिए एपीसी साहब को, कृषि उत्पादन आयुक्त को कहा है कि कृषि विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय खुद जो है प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करें, जो मंडियां हैं उनसे रेट्स मंगाएं और जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं वहाँ आलू और इस तरह के जो सब्जियां हैं इनका जो है निष्कासन जरूर सुनिश्चित करें, जिससे मार्केट में दामों को कंट्रोल किया जा सके। आलू, प्याज, टमाटर जमाखोरी ना हो, कार्रवाई हो, ये भी देखने के लिए निर्देश दिया है। धान की खरीद के लिए जैसा बताया गया था 3000 सेंटर से अधिक प्रस्तावित किए हैं, इसको पुनः समीक्षा करने के लिए कहा गया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो धान की खरीद, चूंकि इस बार धान ज्यादा आएगा तो धान के सेंटर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी SLBC को भी आयोजित करने, विभिन्न योजनाओं को, ऋणों को सुनिश्चित कराने, उद्यमी, बेरोजगारों व अन्य पात्र लोगों को ऋण दिलाने के लिए भी जनपदवार लक्ष्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन की द्वितीय किश्त 86,95,027 लाभार्थियों को 1311 करोड़ ऑनलाइन हस्तांतरित आज की है। एक कार्यक्रम में, ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने समाज कल्याण माननीय मंत्री जी से के साथ, माननीय महिला कल्याण मंत्री जी के साथ आज ये संयुक्त बैठक की है और इसमें ऑनलाइन ये धनराशि हस्तांतरित एक बार में 1311 करोड़ रुपया जो है हस्तांतरित की गई। पेंशन धनराशि लाभार्थियों को समान भरण पोषण के लिए दी जा रही है। अगर कोई समाज में कमजोर कड़ी है तो उसको मजबूत करना सबका दायित्व है। पूरे समाज का आर्थिक स्वावलंबन, आगे कोई उनको रोक ना पाए, आगे उनको बढ़ाएं, इसलिए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वर्तमान सरकार नर को नारायण से जोड़कर उनकी सेवा कर रही है। यदि किसी निराश्रित दिव्यांग को कहीं भी किसी भी योजना का लाभ चाहिए, उसके जीवन में खुशहाली लाना है, इस कार्य करने के लिए सरकार तत्पर है। उनके खुश करने के लिए, उनकी अंतरात्मा को प्रसन्न करने के लिए ये निर्देश उन्होंने दिए हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने भोजन का संकट ना हो। अप्रैल 2020 से 2 बार पात्र नागरिकों को राशन दिया गया है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिला है। यदि किसी दशा में किसी व्यक्ति के पास कोई भी कार्ड नहीं है तो उपचार के लिए 1000 रुपए की धनराशि ग्राम प्रधान की निधि से भी देने का निर्देश दिया गया और नगर निकाय की भी निधि से देने का निर्देश दिया गया। निराश्रित महिलाएं, विभिन्न महिला समूहों को रचनात्मक कार्यों से जोड़कर भी आर्थिक स्वावलंबन का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने जनपद प्रयागराज, अयोध्या, फतेहपुर, ललितपुर, देवरिया, वाराणसी, चित्रकूट के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके संवाद भी बनाया है और उनका कुशलक्षेम भी लिया है। कुल 86,95,027 लाभार्थियों को अब तक 3,484 करोड़ 39 लाख की पेंशन धनराशि वितरित कर दी गई। आज ये कार्यक्रम बहुत बृहत रूप से जो है आयोजित किया गया। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर विशेष बल आज दिया गया है बैठक में। कल 11,32,000 लोग यात्री 7,400 बसेस में ट्रैवल किए हैं। इसके साथ साथ कल जो कार्रवाई प्रदेश सरकार में गृह विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा की गई है, कुल अब FIR 2,25,000 हो गई हैं। 2,25,848 कुल जो है 4,27,000 लोग नामजद किए गए हैं। 72,150 वाहन सीज किए गए हैं। 80 करोड़ 30 लाख रुपया जमा करा गया है। 4,37,000 आवश्यक वस्तुओं के लिए गाड़ियों की अनुमति दी गई है।
919 ईसी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। 2568 मामले में संज्ञान लेकर फेक न्यूज़ पर कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन में 19,947 जोन में 1218 थानों में 15,75,000 मकानों में 88,84,000 लोग चिन्हित करके लगभग 52,664 लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव हैं वहां ट्रीट किया जा रहा है। तो ये पूरा अभियान चालू है। मैं अब अनुरोध करूंगा कि एसीएस मेडिकल साहब जो है अपनी ओर से आपको ब्रीफ करेंगे। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,337 नए मामले सामने आए हैं और विगत 24 घंटों में 6,476 संक्रमित मरीज उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किए गए हैं। अर्थात जितने हमारे नए संक्रमित मरीज कल जुड़े उससे अधिक कल डिस्चार्ज हुए। अब हमारे जो कुल संक्रमित मरीज अभी तक उपचार के पश्चात डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 2,58,573 हो गई है। रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में 78.29% हो गया है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 67,002 है और संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 4,690 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,54,202 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 79,38,533 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपल के अंतर्गत 5 सैंपल के 2,498 पूल लगे जिनमें 300 में पॉजिटिविटी थी और 10 सैंपल के 207 पूल लगे जिनमें 21 में पॉजिटिविटी थी। होम आइसोलेशन में इस समय जो हमारे कुल एक्टिव केसेस हैं 67,002, उसमें से 35,415 होम आइसोलेशन में हैं, जो कि कुल एक्टिव केसेस का 52.85% है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 3,918 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड कैटेगरी L1+ में 232 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन देखें जो लोग संक्रमित हुए हैं उनमें से, तो जो लोग संक्रमित हुए हैं अभी तक उनमें से 13.91% 0 से 20 एज ग्रुप के हैं। 48.42% 21 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। इसी प्रकार 41 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के इस आयु वर्ग के 28.77% मरीज हैं और 60% वर्ष की उम्र से ज़्यादा वाले यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका प्रतिशत कुल संक्रमण में से 8.90 रहा है। तो पहले ये जो प्रतिशत था बुजुर्गों का 60+ वालों का प्रारंभ में कम था और अब ये 8.90 हो गया है। तो हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, उनको संक्रमण से बचना चाहिए और जो हमारे अन्य लोग हैं उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो भी बुजुर्गों से दूर रहें, उन्हें संक्रमित न होने दें और पूरी कोशिश करें कि उन्हें किसी प्रकार से संक्रमण न होने पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग अधिक उम्र के हैं या जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनमें जटिलताएं आने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए हमें उनका बचाव करना है। आप जानते हैं कि इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है और न ही अभी कोई इसकी एक सुनिश्चित दवा है,
इसलिए हमें अपना बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है और इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी है। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए ताकि हाथ के रास्ते संक्रमण आपके शरीर में न जाए, और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। जहाँ भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। इसकी अत्यधिक संभावना होगी, नगण्य संभावना रहेगी इस बात की कि इसके बाद भी आपको संक्रमण हो, अगर आप ये सावधानियां बरतते हैं। जो वैक्सीन की जब बात आती है तो वैक्सीन आप जानते हैं कि ये कई तरह की बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है और खास करके बच्चों में वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डेथ्स बहुत सारे कारणों से होते हैं, उसको बचाने के लिए कई तरह की बीमारियां हैं, टीबी है, डिप्थेरिया है, पर्टुसिस है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी है, इन सब से बचाने के लिए बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है। इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम इसीलिए चलता है। राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला ये है कि जब से कोविड का कालखंड प्रारंभ हुआ और बीच में आप जानते हैं बहुत समय तक लॉकडाउन हुआ, हॉस्पिटल्स नहीं चल रहे थे, जो आउटरीच की गतिविधियां थी वो बंद हो गई थी, फिर बाद में शुरू हुई, फिर भी लोगों का आना जाना थोड़ा बाधित रहा। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन छूट गया है, जो इसके कारण से चूंकि अस्पताल बंद थे या गतिविधियां नहीं हो रही थी, आवागमन बंद था, तो बच्चों का वैक्सीनेशन, बहुत सारे बच्चों का वैक्सीनेशन छूट गया है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो अगले महीने अक्टूबर में हमारा संचारी रोग अभियान हो रहा है, उसमें पहला पखवाड़ा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हम दस्तक अभियान चलाएंगे, जिसमें आशा और आंगनवाड़ी घर घर जाएंगी, घर घर जाके लोगों को संचारी रोगों के बारे में बताएंगी, डेंगू, चिकनगुनिया, इनसे कैसे बचना है, कोविड से कैसे बचना है, JEAS से कैसे बचना है, साफ पानी का सेवन करें, इन सब चीज़ों के बारे में साफ सफाई रखें, बताएंगी। और जिन लोगों में कोविड के लक्षण होंगे, ILI टाइप लक्षण होंगे, सांस फूल रही है, बुखार है, उनकी लाइन लिस्टिंग करेंगी। इसके साथ साथ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि वो इन 15 दिनों के समय के दौरान उन सभी बच्चों के लाइन लिस्टिंग करेंगी जो कि इस वर्ष जिनका जन्म हुआ है और जो किसी न किसी कारण से वो वैक्सीनेशन से वंचित रह गए। उनकी पूरी लाइन लिस्टिंग करने के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इस बात के लिए अभियान चलाया जाएगा कि उन छूटे हुए बच्चों का वैक्सीनेशन अवश्य हो जाए। कई तरह की वैक्सीन होती हैं जो कि जिसके कई मल्टीपल डोज पड़ते हैं। जैसे एक वैक्सीन है BCG, उसका 1 डोज पड़ता है, वो जन्म के बाद लगाया जाता है लेकिन 1 साल तक लगाया जा सकता है। इससे बच्चों को बाद में टीबी नहीं होता। तो अभी जो बच्चे इस साल पैदा हुए हैं उनको अगर वो छूट गए हैं तो उनको BCG का टीका लगाया जाएगा ताकि उनको भविष्य में टीबी ना हो। इसी प्रकार से कई तरह की और बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन होता है। पोलियो की दवा है, पेंटावेलेंट वैक्सीन है जिसमें कई तरह के डिप्थीरिया, पर्टुसिस वगैरह सबका उसमें लगाया जाता है। तो वो 6ठे सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में लगाया जाता है जन्म के। 3 डोज पड़ती है उसके बाद में, फिर उसका बूस्टर डोज भी किसी किसी का लगाते हैं। तो वो जो डोजेज हैं वो इसीलिए हमने ये अक्टूबर में लाइन लिस्टिंग करने के बाद 3 महीने का अभियान रखा है कि अगर किसी बच्चे का तीनों डोज छूट गया होगा तो पहला डोज उसका नवंबर में, दूसरा डोज दिसंबर में, तीसरा डोज को जनवरी में दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे के केवल 2 डोज छूटा हुआ होगा तो उसको दूसरा डोज नवंबर में, तीसरा डोज दिसंबर में दे दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कैंपेन होगा। हमारे प्रदेश में हर वर्ष लगभग 55 लाख बच्चों का जन्म होता है और जो उनके वैक्सीनेशन की ये पूरी कार्रवाई है, ये एक पब्लिक हेल्थ की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है। और चूंकि इस वर्ष थोड़ा व्यवधान हुआ है, कुछ बच्चे वैक्सीनेशन से छूट गए हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं वो अपने वैक्सीनेशन के अभाव के कारण बाद में उन पे बीमारियों का प्रकोप हो। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा अभियान प्रारंभ किया जाएगा। अक्टूबर में बच्चों की, छूटे हुए बच्चों की लाइन लिस्टिंग होगी और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा।
लेकिन जहां तक कोरोना का सवाल है, आप जानते हैं इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो सावधान रहिए, सावधानी के तरीकों को अपनाइए, हाथ बार बार धोते रहिए, मुंह और नाक को ढककर रखिए, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करिए। नीम के पत्तों का सेवन करिए, मैं भी करता हूं। गर्म पानी का सेवन करिए, काढ़ा पीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गिलोय का रस पीजिए, योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। आप स्वस्थ रहेंगे, संक्रमण मुक्त रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे।